नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 7 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले हम आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू का बियॉन्ड बीजिंग एक्शन फ्रेमवर्क। 1995 में ना ये बीजिंग एक्शन प्लान अडोप्ट किया गया था। इसको 30 साल पूरे हो गए, तो अब एनालाइज किया जा रहा है इस आर्टिकल में महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए पिछले 30 सालों में क्या हुआ है बीजिंग एक्शन प्लान आने के बाद में। कल है वुमेन डे, तो उसी मौके पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। मेनली इस आर्टिकल में कोई क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह नहीं है, सिर्फ डेटा है थोड़ा, और डेटा की सहायता से बताया गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या हुआ है, महिलाओं की सिचुएशन पहले के अपेक्षाकृत कितनी ठीक हुई है। तो आर्टिकल में जो पॉइंट्स हैं उनको आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन नेगेटिव चीजें नहीं है कि क्या इंप्रूव नहीं हुआ है, तो डेटा ज्यादा है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यहां पे इंडियन एक्सप्रेस का है। आर्टिकल है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। उस पैक्ट में भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए गांधी ने इनफ प्रयास नहीं किए। इस मुद्दे पे ना इतिहासकार डिवाइडेड हैं। हम जानेंगे गांधी ने क्या कहा था उस समय, क्यों बोला जाता है कि गांधी ने इनफ प्रयास नहीं किए। इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल है। फिर द हिंदू का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एआई आज के समय में टीचर्स भी यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी यूज कर रहे हैं, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कमजोर होती जा रही है एआई की वजह से। क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित ही आज का कोट भी है ऑस्कर वाइल्ड का। कोट ये है, मोस्ट पीपल आर अदर पीपल, देयर थॉट्स आर समवन एल्स ओपिनियन, देयर लाइफ्स ए मिमिक्री, देयर पैशन ए कोटेशन। मोस्ट पीपल आर अदर पीपल, क्या मतलब है इस कोट का? मतलब देखो, लोग ना सोसाइटी के प्रेशर में रहते हैं। हमारी आइडेंटिटी ना सोसाइटी के प्रेशर में कहीं खो सी जाती है। हम सोशल मीडिया पे चीज़ों को देखते हैं, हम दूसरों के जैसा दिखना चाहते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर के जैसा दिखना चाहता है, कोई सेलिब्रिटी के जैसा दिखना चाहता है। फिर है कोर्ट के अंदर दूसरी चीज़ है, देयर थॉट्स आर समवन एल्स ओपिनियंस। मतलब देखो, हमारे जो थॉट्स हैं ना वो भी ओरिजिनल नहीं होते। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे विश्वास कर लेते हैं, बहुत सारे लोग टीवी डिबेट से ओपिनियन लेते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से थॉट्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है। खुद से नहीं सोचते, जो इंफॉर्मेशन मिली उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। फिर है देयर लाइव्स ए मिमिक्री। इसका मतलब यह है, बहुत सारे लोग तो देखो इवन करियर भी चूज करते हैं, ट्रेंडिंग करियर, हॉबी भी चूज करते हैं जो हॉबी ट्रेंड में होती है। कॉपी पेस्ट लाइफ है, कॉपी पेस्ट जनरेशन है। देयर पैशन ए कोटेशन। देखो, इस कोट को ना आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा आपको क्रिटिकली सोचना है तो आप यूं लिखोगे, देखो कंप्लीट इंडिविजुअलिटी इम्पॉसिबल है। हम जिस समाज में जी रहे हैं, थोड़ा बहुत तो समाज से हमारे अंदर आएगा ही ना। सोशल बीइंग्स हैं हम, आइसोलेशन में तो जी नहीं रहे हैं। आज आप ये डिस्कशन सुन रहे हो, तो इस डिस्कशन से जो आप सीखोगे अपनी सोच में थोड़ा बहुत तो डेवलप करोगे ही ना। तो कंप्लीट आइसोलेशन इम्पॉसिबल है। नॉलेज शेयरिंग भी जरूरी है, बट देखो ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है। हमेशा सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो, हमेशा सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके बारे में सोचो, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, अलग अलग कल्चर्स को समझो। डाइवर्स एक्सपोजर होना चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ ओरिजिनली पॉइंट अपने आप से ड्रा करने की कोशिश करो। तो ये कोट है, इसके बारे में अगर एथिक्स में पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, बियॉन्ड बीजिंग अनलॉकिंग ए फेमिनिस्ट फ्यूचर इन इंडिया। देखो, कल 8 मार्च है, वुमेन डे है, तो उस मौके पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 1995 में ना एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी बीजिंग में। उस कॉन्फ्रेंस में ना 189 कंट्रीज से 17,000 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें ना एक एक्शन प्लान अडॉप्ट किया गया था। 1995 में आयोजित हुई उस बीजिंग मीटिंग में उस एक्शन प्लान का नाम था बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। ये देखो एक ऐसा फ्रेमवर्क था जो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने और महिलाओं की सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए बना था। इंडिया ने देखो उस समय इस फ्रेमवर्क को एडॉप्ट किया था, मतलब बीजिंग एक्शन प्लान को एडॉप्ट किया था। 12 क्रिटिकल एरियाज में वुमेन इक्वलिटी लाने के लिए ये बीजिंग एक्शन प्लान था।
अब देखो 30 साल पूरे हो चुके हैं इस बीजिंग एक्शन प्लान को आए, तो इंडिया में क्या बदलाव आए हैं वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित, वो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? प्रॉपर क्लासिफिकेशन और फ्लो के साथ डिस्कस करेंगे ताकि पॉइंट आप आंसर्स में यूज कर सको। ये तो देखो थोड़ा ऐसे ही है, मतलब फ्लो में नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस प्रकार से फ्लो में डिस्कस करेंगे। हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पॉलिटिक्स, 4 एरियाज में क्लासिफाई करके। सबसे पहले देखो हमें यह समझने की जरूरत है कि जेंडर इक्वलिटी का मतलब सिर्फ इक्वल पे या वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता। जेंडर इक्वलिटी देखो एक बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, डिसीजन मेकिंग, वायलेंस फ्री सोसाइटी, ये सब आ जाता है। यूएन का देखो ये कहना है अगर एक देश को इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप करना है ना, तो जेंडर इक्वलिटी पे ध्यान दिए बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया, ये जो बीजिंग फ्रेमवर्क था ना, 12 अलग अलग इंपॉर्टेंट एरियाज में काम करने की बात करता है, जैसे गरीबी का निवारण यानी पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सेक्टर में महिलाओं की किस प्रकार से प्रोग्रेस हुई है। देखो सरकार ने ना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लॉन्च किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें 5,000 रुपये दिए जाते हैं। हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि कैसे 5,000 रुपये नाम के हैं, सिर्फ सबको नहीं मिलते, और सेकंड गर्ल चाइल्ड पे मिलते हैं, बॉय चाइल्ड पे नहीं मिलते, कंडीशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। वो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। तो इन दोनों स्कीम्स की बदौलत ना आज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज काफ़ी ज़्यादा होने लगी हैं। पहले बहुत सारी महिलाएं घर में ही बच्चे को जन्म दे देती थी, हॉस्पिटल नहीं जाती थी, लेकिन रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता था इससे। बट अब जितनी डिलीवरीज होती है ना, 95% हॉस्पिटल्स में या दूसरे हेल्थ केयर सेंटर्स में होती हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2014 में थी 123, अब घट के हो गई है 97। समझ गए? यानी 2014 में 1 लाख जब डिलीवरीज होती थी ना, मदर्स बच्चे को जन्म देती थी, तो 1 लाख में से 130 मदर्स की डेथ हो जाती थी। 2020 में यह आंकड़ा घट के 97 हो गया, और अब दोबारा से अगर सर्वे करवाया जाएगा तो यह आंकड़ा और भी कम हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इस स्कीम के अंतर्गत देखो लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हासिल कर रही हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव राइट से संबंधित है। आज के समय में देखो 56.5% मैरिड वुमेन ऐसी हैं जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब बच्चा ना हो उसके लिए जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करते हैं ना, कॉन्डम इत्यादि, तो 56.5% मैरिड वुमेन ऐसी हैं जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर रही हैं। ये देखो एक बहुत बड़ा स्टेप है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में महिलाओं की ऑटोनॉमी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो। इवन सैनिटेशन फैसिलिटीज भी काफ़ी बेटर हो गई हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस है, तो इससे ना इवन स्कूल में भी ड्रॉप आउट काफ़ी कम हो गया है। तो ये सारे पॉइंट हेल्थ से संबंधित हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम की वजह से ना चाइल्ड सेक्स रेशो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई। इस स्कीम की वजह से स्कूल में गर्ल्स का जो इनरोलमेंट है बढ़ने लगा, स्पेशली सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में। फिर देखो सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की। इस स्कीम में लड़कियों का देखो स्टेम में पार्टिसिपेशन बढ़ाने पे फोकस किया गया है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, इन फील्ड्स में महिलाएं ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करें, इस चीज़ पे फोकस किया गया है और उसका रिजल्ट देखने को भी मिल रहा है। पहले देखो स्टेम फील्ड में ना, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग, मैथ में लड़कियों का पार्टिसिपेशन सिर्फ 10-15% था, बट आज ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ गया है। फिर देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ना स्किल बेस्ड एजुकेशन का इंटीग्रेशन पे फोकस किया गया है, ताकि लड़कियों के लिए ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बढ़ें। तो ये सारे काम सरकार ने किए हैं एजुकेशन में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सरकार ने पिछले कुछ सालों में ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर ज़्यादातर आपको पता है महिलाएं होती हैं। आज के समय में देखो
नेशनल रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंडर ना 100 मिलियन कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया ना। आज के समय में 10 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़ी हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इत्यादि। इसके अलावा ये तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं। यूपीआई ने देखो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ना ट्रांजैक्शंस और सेविंग के लिए बहुत जबरदस्त ढंग से डिजिटल एक्सेस दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, इस स्कीम ने ना 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ रूरल वुमेन को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की है। एग्जाम्पल भी दिया जाता है आर्टिकल में, जैसे एक इनिशिएटिव है जीविका इनिशिएटिव, बिहार का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के थ्रू ना वो महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का हिस्सा है ना, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू महिलाओं को ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की जाती है इस जीविका इनिशिएटिव में। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इसके अलावा देखो अब जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड लीगल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। 770 वन स्टॉप सेंटर्स महिलाओं के लिए ओपन किए गए हैं, जिसमें ना सर्वाइवर्स को, जैसे रेप सर्वाइवर हैं, उनको मेडिकल, लीगल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। आईपीसी को रिप्लेस करके जो भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है ना, इसमें महिलाओं की लीगल प्रोटेक्शन को और महिलाओं के लिए लीगल प्रोटेक्शन को और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। उड़ीसा में एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है जो ना सर्वाइवर्स को कॉन्फिडेंशियल और फास्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये अच्छे अच्छे जो इनिशिएटिव है वो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। अब जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, वैसे बिटकॉइन वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका इस्तेमाल अब नॉर्मल इनिशिएटिव्स में भी हो रहा है। फिर राजस्थान पुलिस एकेडमी और यूएन के बीच में पार्टनरशिप हुई। इस पार्टनरशिप के तहत ना राजस्थान में जो पुलिस है उनको जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग सिखाई जाती है, मतलब महिलाओं के प्रति उनको संवेदनशीलता सिखाई जाती है, ताकि जो सर्वाइवर्स हैं, फॉर एग्जांपल रेप सर्वाइवर, वो पुलिस पे ट्रस्ट करें और पुलिस के पास में आए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, जस्टिस मांगने के लिए। नेक्स्ट है वुमेन इन लीडरशिप एंड पॉलिटिक्स। देखो महिलाओं को 33% लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन देने वाला जो बिल है वो पास हो गया है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हमारे देश में ना आज के समय में पंचायती राज सिस्टम में ना 15 लाख महिलाएं लोकल गवर्नेंस में काम कर रही हैं, और ये देखो वर्ल्ड का ना सबसे बड़ा वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप का मॉडल है। इतनी ज्यादा महिलाएं लोकल लेवल पे कहीं भी आपको लीडर के तौर पे नहीं मिलेंगी। फिर कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, गति। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये महिलाओं को स्टेम में प्रमोट करता है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो गति जो प्रोजेक्ट है, पूरा नाम है जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये प्रोजेक्ट स्टेम में महिलाओं को प्रमोट करता है। इसके अलावा G20 टेक इक्विटी प्लेटफॉर्म है, ये भी देखो हजारों महिलाओं को ना टेक की फील्ड में और डिजिटल फील्ड में ट्रेन कर रहा है। तो ये सारे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है, बीजिंग डिक्लेरेशन को ना 30 साल हो गए, और ये 30 साल का सफर दिखाता है कि जेंडर इक्वलिटी सिर्फ वुमेन का नहीं बल्कि पूरे समाज का एजेंडा है। अगर इंडिया को विकसित भारत बनाना है ना 2047 से पहले, तो देखो वुमेन लेड डेवलपमेंट जरूरी है। आजकल देखो हर एक चीज को आप विकसित भारत 2047 से जोड़ सकते हो। ऐसे में कंक्लूजन लिखने के लिए तो विकसित भारत 2047 का मेंशन करना बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एक कंट्रोवर्शियल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित है। क्या गांधी ने इनफ किया भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए, भगत सिंह की सजा को कम करवाने के लिए? अगर वो गांधी इरविन पैक्ट साइन ना करते, या फिर शर्त रख देते कि मैं पैक्ट तभी साइन करूंगा अगर भगत सिंह की सजा जो है वो कम की जाएगी, यानी फांसी को रोका जाएगा, तो क्या अंग्रेज सरकार गांधी की बात को मान लेती? तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, लेकिन थोड़ा इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से पॉइंट निकाल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना मैं आपको ना एक टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स दे देता हूं, ताकि आपको ना समझ में आ जाए उस समय चल क्या रहा था। सर्कमस्टांसेस और कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कहानी समझने के लिए। देखो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स ने ना मिलके सैंडर्स की हत्या कर दी। लाला लाजपत राय की लाठियों से हत्या की गई थी ना अंग्रेज सरकार के द्वारा, अंग्रेज पुलिस के द्वारा। तो उसका बदला लेने के लिए
17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिर देखो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ना सेंट्रल असेंबली में बम फेंके, अंग्रेज सरकार जो बहरी थी उसको सुनाने के लिए। फिर देखो इसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दी गई एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के द्वारा। इस स्पेशल ट्रिब्यूनल का भी काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है कि ये स्पेशल भगत सिंह और उनके साथियों के ट्रायल को चलाने के लिए गठित किया गया था, मतलब लाहौर कंस्पायरेसी केस के लिए गठित किया गया था। और ऑर्डिनरी मामलों में यानी बाकी केसेस में जो डिफेंस या फिर अपील वगैरह का रास्ता होता है एक्यूज्ड के पास में, वो इस स्पेशल ट्रिब्यूनल के केस में नहीं था। तभी देखो एक पॉलिटिकल रास्ता ही बचता था भगत सिंह को फांसी की सजा बचाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज सरकार तो पहले से ही ठान चुकी थी कि इनको फांसी ही देनी है, नॉर्मल ढंग से इनका मुकदमा चला ही नहीं था। फिर 5 मार्च 1931 आता है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है और इस पैक्ट में भगत सिंह के केस का कोई मेंशन नहीं होता है। और यही सबसे ज्यादा विवादित बात है कि इतना इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन हुआ लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी की सजा रुकवाने की शर्त नहीं रखी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर जेल में फांसी की सजा दे दी गई और उसके 6 दिन बाद 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का सेशन आयोजित हुआ और गांधी ने जस्टिफाई किया कि मैंने क्यों इंटरफेरेंस नहीं किया भगत सिंह की सजा रुकवाने में। ये देखो गांधी जी ने बल्कि जस्टिफाई किया अपने स्टैंड को कि मैंने इस वजह से एग्जीक्यूशन में इंटरफेयर नहीं किया। तो ये टाइमलाइन मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा आर्टिकल। देखो भगत सिंह ना सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, एक फिलोसफर थे, विचारक थे। उनका सपना था एक आजाद और सोशलिस्ट भारत का निर्माण। उन्होंने और उनके साथियों ने जैसे चंद्रशेखर आजाद सबने मिलकर HSRA का निर्माण किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यह था डायरेक्ट एक्शन, शांति से नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्शन से परिवर्तन लाना और सत्ता को बदल देना। इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, सैंडर्स का मर्डर करके। इसके अलावा दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंका बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। सिर्फ लक्ष्य था ब्रिटिश रूल को चैलेंज करना। फिर देखो इनको ना बम फेंकने के आरोप में फांसी की सजा नहीं दी गई थी। सैंडर्स को जो मारा था ना, यानी लाहौर कंस्पायरेसी केस में, उस केस में फांसी की सजा दी गई थी। और फांसी की सजा कब दी गई थी? 7 अक्टूबर 1930 को। जैसा मैंने आपको बताया इनका जो ट्रायल था ना काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। जज पूरी तरह से बायस्ड थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको हटाने के लिए, मारने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड थे। जब देखो भगत सिंह का ये सब केस चल रहा था तो उस समय गांधी ने ना एक आंदोलन स्टार्ट किया था, दांडी मार्च। आपने पढ़ ही लिया हुआ अभी तक। दांडी मार्च स्टार्ट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसे कहा जाता है। तो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने के लिए ना गांधी इरविन के साथ में एक पैक्ट साइन करते हैं। इस पैक्ट में ये सारी चीजें डिसाइड हुई थी कि कांग्रेस जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करेगी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाएगा और जिन लोगों का लैंड जब्त किया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो वापस दिया जाएगा। इवन जो सरकारी कर्मचारियों ने जॉब छोड़ दी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, उनके साथ में लीनियंट बिहेवियर किया जाएगा अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीजें डिसाइड हुई, बट एक चीज जो मिसिंग थी वो थी भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को रुकवाना। गांधी ने देखो इरविन से बात तो की थी भगत सिंह की मौत की सजा माफ करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल सॉफ्ट टोन में थी। महादेव देसाई अपनी एक डायरी में लिखते हैं, गांधी जी ने यह बोला था इरविन को, अगर आप इन्वायरमेंट को और ज्यादा बेटर बनाना चाहते हो, अगर आप इन्वायरमेंट को और ज्यादा बेटर बनाना चाहते हो तो भगत सिंह की जो एग्जीक्यूशन है उसे सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन देखो औपचारिक रूप से ऑफिशियली उन्होंने कभी भी अंग्रेज सरकार से फांसी रुकवाने की मांग नहीं की। गांधी जी के जो एफर्ट्स थे ना फांसी रुकवाने के लिए बहुत ज्यादा माइल्ड थे। उन्होंने एक प्रकार से ना पॉलिटिकल प्रेशर नहीं क्रिएट किया, बस बोल दिया कि अगर देखो इन्वायरमेंट ठीक करना है तो कर दो, एग्जीक्यूशन सस्पेंड। लेकिन उन्होंने कोई भगत सिंह की फांसी की सजा को रुकवाना, वो इसे एज ए कंडीशन रख सकते थे कि आप ये मानोगे तभी हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड करेंगे, तभी हम जो सेकंड राउंड
टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें हिस्सा लेंगे, ये सब शर्तें गांधी रख सकते थे। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो जो इतिहासकार है ना इस मुद्दे पे डिवाइडेड हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि गांधी ने बेस्ट किया जो गांधी कर सकते थे। दूसरे इतिहासकार ऐसे हैं जो बोलते हैं गांधी ने ढंग से प्रयास किए ही नहीं, गांधी ने कभी ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर लगाया ही नहीं। जैसे डीपी दास 1970 में ये बोलते हैं कि गांधी जी भगत सिंह की मौत को ना सेकेंडरी समझ रहे थे, उनकी प्रायोरिटी नहीं थी ये। फिर 2008 में वीएन दत्ता अपनी बुक में लिखते हैं, गांधी और इरविन के हाथ में देखो उतनी पावर नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। मतलब इवन इरविन भी ये डिसाइड नहीं कर रहे थे कि भगत सिंह को सजा दी जानी है फांसी की, ये इंग्लैंड में बैठी जो ब्रिटिश सरकार है वो डिसाइड कर रही थी। तो डीपी दास वीएन दत्ता ने बोला कि गांधी और इरविन एब्सोल्यूट डिसीजन मेकर्स नहीं थे, पावर कहीं और थी। लेकिन ए.जी. नूरानी ये बोलते हैं, गांधी देखो कुछ भी हो, किसी के पास में भी पावर हो, चाहे इंग्लैंड से चीजें डिसाइड हो रही हो, बट गांधी स्ट्रोंगर पब्लिक प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। गांधी पब्लिक में माहौल बना सकते थे भगत सिंह की फांसी की सजा को रुकवाने के लिए, लेकिन उन्होंने पब्लिक में माहौल नहीं बनाया, उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी नहीं लिया फांसी के अगेंस्ट। कुछ इतिहासकार देखो ये भी बोलते हैं, गांधी ना भगत सिंह की रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स को ना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के प्रेशर नहीं डाला। जब देखो नेहरू ने भगत सिंह के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात की ना, तो उन्होंने ये कहा था कि भगत सिंह जैसी जो करेज है ना वो रेयर होती है। लेकिन गांधी जी भगत सिंह के बारे में कहा करते थे कि वायलेंस का रास्ता सिर्फ बर्बादी ला सकता है और कुछ नहीं। मतलब दोनों के विचारों में काफी अंतर था। भगत सिंह के मेथड्स को गांधी ने व्यर्थ और गलत कहा था, जबकि भगत सिंह जेल में सोशलिज्म, मार्क्सिज्म ये सब उन्होंने काफी पढ़ा था, डायरेक्ट एक्शन और रेवोल्यूशन में विश्वास करते थे, और वायलेंस जरूरी है फ्रीडम के लिए। लेकिन हालांकि देखो भगत सिंह ने ना वाइड स्प्रेड वायलेंस का कभी इस्तेमाल नहीं किया। भगत सिंह ये चाहते थे कि देखो एक दो घटनाओं से ना जो यूथ है ना उनको जागरूक किया जा सकता है और नेशनलिज्म जगाया जा सकता है, और इसकी बदौलत ना ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है। तो कुल मिला के देखो फाइनल थॉट्स वैसे आप बताओ कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है। आर्टिकल में तो ये बोला जाता है, देखो ये ना एक ऑनगोइंग डिबेट है, और ये जो डिबेट है ना खत्म होने वाली नहीं है। जो लोग देखो गांधी को सपोर्ट करते हैं वो हमेशा यही बोलेंगे कि गांधी के हाथ में कुछ नहीं था, गांधी ने इनफ किया। जो लोग गांधी को पसंद नहीं करते वो हमेशा यही बोलेंगे कि गांधी ने पूरे मन से प्रयास नहीं किया, बिल्कुल सॉफ्ट टोन से बोला। अगर वो धमकी देते कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं रोकेंगे, पब्लिक प्रेशर क्रिएट करते ब्रिटिश सरकार के ऊपर, तो शायद सिचुएशन अलग होती। तो ये डिबेट हमेशा चलती रहेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, देखो एआई का यूज जैसे जैसे क्लासरूम्स में बढ़ रहा है ना, तो बच्चों की यानी स्टूडेंट्स की जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना वो घट रही है। ये एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज ने ना एक चेतावनी दी है कि अब ना हर एक असेसमेंट को स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब बच्चों का जो असेसमेंट है ना वो एक नए सिरे से डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बच्चे ना अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, एक ना एडटेक है टीम लीज एडटेक का कहना है इवन 61% एजुकेटर्स भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं टीचिंग में यानी पढ़ाने में। आप बोलोगे इसमें क्या गलत है, चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं तो ठीक ही तो है, लेकिन देखो इससे ना जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है ना वो नहीं डेवलप हो पा रही है स्टूडेंट्स में, और टीचर्स की भी घटती जा रही है। वैसे देखो ये आर्टिकल जो है वो एक इंटरव्यू की फॉर्म में है, लेकिन हमें चाहिए पॉइंट वाइज फॉर्म में ताकि हम आंसर्स में इस्तेमाल कर सकें। ये क्वेश्चन तो देखो एक स्टूडेंट से भी पूछा था, अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं ना, तो मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी जिसने इंटरव्यू दिया, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था स्पेसिफिकली कि एजुकेशन की फील्ड में एआई आ रहा है तो इसके फायदे नुकसान पे क्वेश्चन पूछा था। तो उसने एक पॉइंट ये बोला था कि सर एआई आने से ना सब सारी चीज़ें ना रेडीमेड मिलने लगी हैं, और पहले जो बच्चे अलग अलग पर्सपेक्टिव सोच पाते थे, अलग अलग डायमेंशन ऐड कर पाते थे,
वो चीज ना कहीं उन्हें पकी पकाई मिल रही है, वो खुद से नहीं कर रहे हैं, तो उनकी सोचने की जो क्षमता है उस पर असर पड़ सकता है। तो आज उसी से संबंधित ये आर्टिकल आ गया। तो इसको थोड़ा हम पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग देखो, ये एक ऐसी स्किल है जो ना हमें लॉजिकल और रैशनल सोचने में मदद करती है। अगर आपको कोई फैक्ट दिया जाए तो ज्यादा संभावना देखो ये है, आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो, आप उस फैक्ट पे ना ब्लाइंडली विश्वास नहीं करोगे, ब्लाइंडली नहीं विश्वास करोगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी एस्पायरेंट्स में थोड़ा बहुत रैशनल थिंकिंग होती है। लेकिन अगर आप आम जनता को कुछ फैक्ट्स दोगे, जो लोग व्हाट्सएप की न्यूज पे विश्वास कर लेते हैं, वो सोचते ही नहीं न्यूज कहां से आई है, कैसे न्यूज पे विश्वास किया जाए, गहराई से वो सोचते नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको क्रिटिकल थिंकिंग समझ में आ जाएगी। मान लीजिए एक न्यूज आती है कि एआई जो है वो जॉब्स खा रही है, एआई की वजह से जॉब लॉस हो रहा है। अब जो ब्लाइंडली सोचता है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाता, वो तो देखो डायरेक्टली इस बात को मान लेगा, हाँ एआई से जॉब लॉस हो रहा है, वो सबको यही बात बताएगा, क्योंकि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए एक यूपीएससी एस्पायरेंट है जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, तो वो ये सोचेगा किस सोर्स से ये इंफॉर्मेशन आई है, डेटा क्या है, डेटा का सोर्स कितना ऑथेंटिक है, और हर एक इंडस्ट्री में एआई का इंपैक्ट कैसे हो रहा है। तो इतना डिटेल से वो पर्सन सोचेगा जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है। बट एआई की वजह से ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, ये अब जा रही है। हर छोटी से छोटी चीज जो पहले इंसान सोचता था, अब वो सीधा चैट जीपीटी में डाल के पूछ लेता है, तो उसकी सोचने की जो क्षमता है वो कम हो रही है। यहां पे देखो टेंशन वाली बात ये है, अगर हमने क्वेश्चन करना छोड़ दिया ना, खुद से सोचना छोड़ दिया, तो मतलब हमने सीखना छोड़ दिया। एआई को देखो असिस्ट करना चाहिए, डोमिनेट नहीं करना चाहिए। जो ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, एक मसल की तरह होती है। जैसे हम जिम जाते हैं ना, मसल्स डेवलप होती हैं बार बार एक्सरसाइज करने से। तो जितना ज्यादा हम सोचते हैं क्रिटिकली, तो उतना ही ज्यादा हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो असली जो खतरा है वो एआई नहीं है, असली खतरा है हम एआई के आंसर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, ये असली खतरा है। एआई हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, बट देखो विजडम तो ह्यूमन बींग्स में आती है ना, सही और गलत की परख तो ह्यूमन बींग्स में होती है, एआई में तो होती नहीं है। वैसे देखो एआई का ना एजुकेशन पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट है ये सब। आज के समय में ना एआई 1 सेकंड में कोई भी टॉपिक आपको समझा सकता है, बिल्कुल आसान भाषा में, एग्जाम्पल्स के साथ में। पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है एआई के थ्रू, स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये चीज आज के समय में एडटेक अपना भी रहे हैं कि पर्टिकुलर स्टूडेंट के लेवल को देखते हुए क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएं। फिर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखते हुए पर्सनलाइज्ड प्लान जो है वो एआई दे सकता है। डेटा में से एरर वगैरह एआई निकाल सकता है। जैसे आंसर्स हैं, आंसर्स एआई इवेल्युएट कर सकता है। ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स, ट्रेंड्स, इन सब चीजों को एआई ज्यादा बेटर ढंग से समझा सकता है। समझ गए? तो ये सारे काम एआई कर सकता है। इन सब चीजों से एआई में अच्छा इंपैक्ट आ रहा है। जैसे इवन यूपीएससी एस्पायरेंट्स भी रिवीजन के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो एआई को बोल सकते हैं कि मुझे हिस्ट्री का ये टॉपिक रिवाइज करना है, तो बिल्कुल आप कीवर्ड्स की फॉर्म में नोट्स बना के दीजिए। लेकिन देखो नेगेटिव इंपैक्ट ये है, एआई के ऊपर डिपेंडेंसी जो है बढ़ती जा रही है और इससे इंसान की सोचने की जो क्षमता है धीरे धीरे कम होती जाएगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। एआई के बने जो आंसर्स हैं वो ऑलमोस्ट देखो सेम होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं। मतलब हजारों स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी में, सभी बोलेंगे हमें रिवाइज करने के लिए नोट्स दे दीजिए, तो सबको सेम नोट्स देगा एआई, ओरिजिनलिटी नहीं है। नेक्स्ट सरफेस लेवल नॉलेज। देखो एआई हर बार ना एक ही तरह का आंसर देगा, डीप एनालिसिस मिसिंग होता है। ऊपर की शैलो नॉलेज ज्यादा होती है एआई के आंसर्स में, और कई बार देखो फेक इंफॉर्मेशन और एथिकल कंसर्न्स भी एआई के आंसर से निकल के आते हैं। तो ये सब नेगेटिव इंपैक्ट है। तो आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है एआई को ना बच्चों को एक असिस्टेंट समझना चाहिए, मास्टर नहीं। एआई सिर्फ एक टूल है, इसको हमें स्मार्टली यूज करना है। यहां पे देखो कोलैबोरेशन की बात होती है,
एआई और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में ना कोलैबोरेशन जरूर होनी चाहिए, बट फाइनल जो एनालिसिस है ना स्टूडेंट्स को और टीचर्स को वो अपने दिमाग से करना चाहिए। समझ गए? फिर देखो स्टूडेंट्स और टीचर्स को ना फैक्ट चेकिंग आदतें डालनी चाहिए। जो एआई बता रहा है उसको दूसरे सोर्सेज से भी वेरीफाई करो। नेक्स्ट पॉइंट, इंसानों को ना जैसे पजल सोल्व करना, न्यूज़पेपर में पजल आती है, चेस होता है और माइंड गेम्स होते हैं, ये सब खेलते रहना चाहिए, ये सब छोड़ना नहीं चाहिए। आजकल बस पहले क्या होता था, कम से कम आउटडोर गेम खेलते थे और तो और लूडो ही खेल लेते थे, चेस खेल लेते थे। आजकल तो बस जैसे ही 2 मिनट मिले सोर्स चलाना स्टार्ट। सोर्स तो दिमाग को बर्बाद कर देता है। और टीचर्स के लिए भी जरूरी है, देखो सिर्फ एआई बेस्ड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एक टीचर का एक्टिव रोल होता है स्टूडेंट्स को सिखाने में। एआई कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए टीचर को भी ना लिमिटेड यूज करना चाहिए एआई का। ऐसा नहीं कि एआई के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड हो जाए। कंक्लूजन में भी यही बोला जाता है, देखो वैसे एआई एक पावरफुल टूल है, बट अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रहेगी ना तो स्टूडेंट एक कॉपी पेस्ट जनरेशन बन के रह जाएगी। इसलिए एआई का यूज स्मार्टली करो, पर अपनी सोचने की शक्ति को कभी लूज मत करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको इस इन्फोग्राफिक में भी मिलेंगे जो हमने डिस्कस किए। तो आप यहां से भी डिस्कस कर सकते हो, मतलब रिवाइज कर सकते हो। लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। आज देखो 3 इश्यूज डिस्कस किए। भगत सिंह की सजा क्या कम करवा सकते थे गांधी, फांसी रुकवा सकते थे। व्यूज डिवाइडेड हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि देखो गांधी ने इनफ प्रयास नहीं किए। गांधी की टोन जो थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा करना है तो सजा सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कभी ना कंडीशन नहीं रखी कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तब तक सस्पेंड नहीं करूंगा जब तक आप भगत सिंह की सजा को सस्पेंड नहीं कर देते। उन्होंने कभी पब्लिक प्रेशर नहीं क्रिएट किया इसके लिए ब्रिटिश सरकार के ऊपर। इतिहासकार बोलते हैं देखो गांधी जी को ना भगत सिंह के आइडियाज पसंद नहीं थे, तरीका पसंद नहीं था। भगत सिंह रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स में विश्वास करते थे, डायरेक्ट एक्शन में विश्वास करते थे। गांधी नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे। गांधी का मानना था भगत सिंह ने जो तरीके अपनाए हैं उसका रिजल्ट बर्बादी ही है। बट देखो ये ना ऑनगोइंग डिबेट है, ये आगे भी चलती रहेगी। जो गांधी को मानते हैं वो बोलते हैं गांधी जी के हाथ में ज़्यादा कुछ था नहीं और उन्होंने जो वो प्रयास वो कर सकते थे उन्होंने किया। बाकी जो गांधी को नहीं मानते वो हमेशा क्रिटिसाइज ही करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो गांधी ने कुछ भी प्रयास नहीं किए, सिर्फ फॉर्मेलिटी की गांधी ने कि हाँ भाई थोड़ा बोल देता हूँ, अदरवाइज उन्होंने कभी भी एग्रेसिव प्रयास किए ही नहीं। एफर्ट्स बिल्कुल नाम के थे उनके। ये बीजिंग एक्शन से संबंधित प्लान हमने डिस्कस किया। इसमें ना हमने ये डिस्कस किया कैसे पिछले 30 सालों में ना भारत ने अलग अलग एरियाज में महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। हेल्थ में हमने डिस्कस किया, एजुकेशन में डिस्कस किया। हेल्थ में कैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुई है, कैसे ज़्यादा महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर रही हैं, कैसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं। एजुकेशन में हमने डिस्कस किया कैसे स्टेम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है और हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हमने डिस्कस किया आज के समय में 10 करोड़ महिलाएं फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़ी हैं। यूपीआई से महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम ने 35 मिलियन रूरल वुमेन को ट्रेन किया है। महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस को रोकने के लिए 770 वन स्टॉप सेंटर्स हैं। भारतीय न्याय संहिता को मजबूत किया गया है। लीडरशिप और रिप्रेजेंटेशन में 33% वुमेन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन वाला बिल पास हो गया और 15 लाख महिलाएं लोकल गवर्नेंस में हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फिर एआई वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कैसे एआई की वजह से ना क्रिटिकल थिंकिंग जा रही है। क्रिटिकल थिंकिंग देखो एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे मसल डेवलप होती है, वैसे ही क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। लेकिन आज के समय में स्टूडेंट्स टीचर्स भी हर एक चीज के लिए एआई का यूज कर रहे हैं। जो असाइनमेंट दी जाती है वो एआई का यूज करके असाइनमेंट सबमिट कर दी जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा। इससे ना डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इंसान ने सोचना छोड़ दिया है, डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है। एआई देखो ओरिजिनल आंसर नहीं देता, तो आज की जो जनरेशन है वो कॉपी पेस्ट जनरेशन बनती जा रही है। तो एआई को ना एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करो, मास्टर के तौर पे नहीं। एआई को कंट्रोल करो। 2 क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला और दूसरा बीजिंग एक्शन वाला। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। दोनों 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन है।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।